आयुर्वेद के जो मर्दनम गुणवर्धनम, आयुर्वेद की जो दवाएं बनती थी वो क्या किसी बिना विज्ञान के सूत्र के बनती थी? प्रकृति में अरबों वनस्पतियां हैं, अनगिनत। हमारी थाली में कुछ गिनी चुनी वनस्पतियां ही क्यों आ रही हैं इतने वर्षों से? ये बिना टेक्नोलॉजी के है क्या? बिना शोध के है क्या? अरहर की दाल खाओगे, मसूर की दाल खाओगे, गेहूं खाओगे, चावल खाओगे, चना खाओगे, ये सब्जियां खाओगे, अभी भी तो और बहुत सारी वनस्पतियां जाके खाओ। क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि हजारों सालों से हमारे ऋषियों ने ह्यूमन ट्रायल करके यह स्थापित किया कि आपके ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन सी वनस्पतियों से रस से मिलता है। यह नहीं है विज्ञान। तो हमको मूर्ख साबित करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र चलाया मैकाले के शिष्यों ने और मैकाले के जो दत्तक पुत्रों पुत्रियों ने इस देश के, और हमने उसको आंख मूंद करके गुलामी को अपना स्वभाव मान लिया कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। किसने बनाया में ज्योमेट्री का सिद्धांत? आप कहेंगे पाइथागोरस, यही कहेंगे ना। बच्चों को भी पढ़ा रहे होंगे कि पाइथागोरस है। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि ये बताओ, जिन वैदिक मूल्यों के विषय में अमृत वर्षा कर रही हैं अंजलि दीदी हमारी, वो यज्ञ में क्या बिना ज्यामिति के बन जाती थी वेदियां? और विभिन्न प्रकार की वेदियां, और बौधायन के 16 सूत्र में इन वेदियों को मेजरमेंट के सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। तो बौधायन नहीं है, जबकि पाइथागोरस से पहले बौधायन हुए थे, लेकिन बौधायन का नाम भी कोई नहीं जानता। हमारे नंबर सिस्टम को आप ही के गुजरात के लोगों ने अरब को दिया था। हजारों साल पहले जो ट्रेड होता था आपके यहां का, इसी लोथल पोर्ट से अरबिक कंट्रीज को, सुमेरियंस को और स्पेन, तुर्की तक जाता था। यहां की गणित की सिस्टम को, नंबर सिस्टम को अरबी ले गए और वहां से ग्रीक वाले पाए। ग्रीक वालों ने कहा अरबिक सिस्टम, और वहां के अरबिक विद्वान, कहता है इब्न बतूता अलबर्नी, कि ये हमने नंबर सिस्टम भारत से सीखा। ठीक है, विद्वान कहते हैं। लेकिन हमारे विद्वान, मैं उनको क्या वंदना करूं, किस रूप में, कि वो इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, इसको अरबिक नंबर सिस्टम कहिए। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बारामिहिर, भास्कराचार्य, नारायण पंडित, ऐसे अनेक विद्वान जो हुए भारत में खगोल विज्ञान और मैथमेटिक्स के, और सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, जिसका गुजरात बहुत बड़ा साक्षी रहा है। अगर आप लोग अपने बच्चों से को पढ़ा रहे होंगे उन साइट्स के बारे में, इतना खूबसूरत अर्बन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, प्लानिंग, इतनी खूबसूरत रूप से, और उसमें बनी हुई यज्ञ वेदियां, कहां पर सरस्वती सभ्यता आर्य सभ्यता में अंतर है? उसमें भी योग करती हुई मिले हैं टेराकोटा, उसमें भी पशुपतिनाथ मिले हैं शिव के प्रतीक, उसमें भी महिलाओं के हाथ में चूड़ियां मिली हैं, उसमें भी सिंदूर लगाई हुई महिलाओं के टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, अश्व की मूर्तियां मिली हैं। सब कुछ पीपल के पत्तों का जिक्र है उनके चित्रों में। स्वस्तिक के निशान मिले हैं। किस रूप में आर्य संस्कृति से भिन्न है वो? लेकिन घोषित कर दिया गया कि दोनों में बहुत ही कट्टर दुश्मनी थी और उनको ध्वस्त कर दिया। और बताइए, कोई अगर आपके अहमदाबाद को कोई ध्वस्त करे या क्या आक्रमणकारी, तो अहमदाबाद छोड़ करके
और मोरबी और अहमदाबाद के बीच के गांव में रह बसेगा? अगर कोई इन बड़े बड़े नगरों को सरस्वती सभ्यता के जीता होता आक्रमण करके, तो नहीं नगरीय व्यवस्था में रहता ना, कि आगे गांव में हल जोतता। और ये मानने को तैयार नहीं है कि कई सभ्यताएं एक साथ भी रह सकती हैं कि सभ्यता में। क्या दिल्ली और बैंगलोर की तरह दाहोद के आदिवासी क्षेत्र उसी तरह है क्या? तो आप कह दोगे कि दाहोद का आदिवासी और वो दोनों परस्पर युद्ध कर रहे थे, कुछ भी लिख दो डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक में, दिल्ली केंद्रित कर दो। गुजरात अलाउद्दीन खिलजी से हार गए, उसकी चर्चा तो बहुत करते हो, लेकिन जब नागभट्ट, विक्रमादित्य और बप्पा रावल तीनों मिल करके अरबियन इन्वेडर्स को 8वीं शताब्दी में परास्त करते हैं, और 9वीं शताब्दी में जो ईरान से भाग कर आकर के शरण लेने आते हैं लोग, और यहां पर उन्हें शरण देते हैं चालुक्य वंश के लोग, उनकी चर्चा इतिहास में कितना महत्व पाती है। तो मैं बहुत ही ग्लिम्सेस ये दे रहा था कि अपनी भारत की चाहे इतिहास हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, आधुनिक विज्ञान के समस्त ज्ञान परंपरा को रखते हुए, ताकि वो आईआईटी और जेई में भी पूर्ण दक्षता रखें, यूपीएससी में दक्षता रखें। मैं एक आईएएस अधिकारी हूं कि क्यों नहीं चाहूंगा कि हमारे बोर्ड का बच्चा आईएएस हो। बिल्कुल मेरी इच्छा होगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ अगर आईएएस बनेगा तो कम से कम विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में घूस कमीशन तो नहीं खाएगा, परेशान तो नहीं करेगा जनता को, उसके मन में भाव तो होगा जन कल्याण का। तो हम तो चाहेंगे कि जितने भी सीट्स पर लोग हों, चाहे राजनीति में हों, किसी भी दिशा में नेतृत्व करो। पूज्य स्वामी जी एक वाक्य कहते हैं कि नेतृत्व वक्तृत्व विकसित करना और एक आदर्श व्यक्ति गढ़ना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, रास्ता तो खुद तय कर ले। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके गुजरात के पटेल कम्युनिटी है। न्यू जर्सी से लेकर के और न्यूयॉर्क की तक कब्जा कर लिया है, ध्वज फहरा दिया हर जगह, अपनी उद्यमिता से, अपने पुरुषार्थ से। यह भी भारतीय मूल्य बोध का ही है पुरुषार्थ। अगर हीन भावना नहीं रहेगी हमारे युवकों में, तो आने वाले विश्व का इतिहास भारत का इतिहास होगा। उस हीन भावना को दूर करने के लिए उनके अवचेतन में भारत बोध लाना होगा, शौर्य लाना होगा, धैर्य के साथ। एक और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों कैसे बताएं कि भारत का मूल्यबोध क्या है, पाश्चात्य का मूल्यवाद है। हमारी माताएं बेटियां भी हैं, उनसे मैं कहता हूं तुम बताओ, पाश्चात्य यूरोप में अगर कहा जाए कि सबसे महान राजा कौन था, तो किसका नाम लिया जाएगा? महान सिकंदर, महान नेपोलियन, यही सब नाम लेते हैं ना। जिसने युद्ध करके दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया हो, वह उनका महानतम राजा है। और हमारा महानतम राजा कौन है? हरिश्चंद्र, जो सत्य के लिए कुछ भी लुटा सकते हैं। हमारा राजा कौन है महानतम? भगवान राम, कि जो लंका पर विजय प्राप्त करने, किष्किंधा पर विजय प्राप्त करने के बाद भी सत्ता को विकेंद्रित करके उनको सखा भाव से फेडरेशन स्थापित करते हैं। कंबोडिया, जावा, इंडोनेशिया, हर जगह कोई दूत मनसबदार नहीं रखते मुगलों की तरह, मित्र रखते हैं कि तुम सखा भाव से राज्य करो। वो हमारे राजा हैं। सम्राट अशोक महान तब होता है हमारे देश में जब उसका हृदय परिवर्तन होकर युद्ध नहीं बुद्ध को मानता है। उससे पहले सम्राट अशोक को हम नहीं मानते राजा, महान सम्राट। तो हमारे यहां की मूल्यबोध की परिभाषा पूर्ण वैश्विक मानवीय है, और ये भारत का उद्धार नहीं करेंगे सिर्फ इस पद्धति से बच्चों को पढ़ाकर। आने वाले समय में पूरी वैश्विक संस्कृति भारतीय मूल्यबोधों से चलेगी, तभी ये प्लेनेट बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। एक अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि विज्ञान का प्रयोग हमारे बच्चे कैसे करेंगे। लोग कहते हैं ना कि मूल्यबोध क्या होना चाहिए,
टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करेगा? हम कहते हैं टेक्नोलॉजी में समर्थ होना चाहिए बच्चे को, लेकिन एक छोटा सा अंतर दे रहा हूं। अंग्रेजों ने, जर्मन्स ने, पुर्तगालीज ने, फ्रेंच ने जो प्रयोग किया विज्ञान का, किसमें किया? इतिहास के झरोखे में जाइए। 11वीं सदी में बर्फ पिघल गई थी, कृषि क्षेत्र बढ़ गया था यूरोप का, तो लगान खूब मिलने लगी, कृषि में खुशहाली आ गई। 1328 के आसपास फिर बर्फ फिर ढक लेती है 1/3 भाग को, फिर भूखमरी हो जाती है वहां। उनके सामान्य समस्या होती कि करें क्या? तो उसी आवश्यकता के देखते हुए उन्होंने फिर ग्रीक दर्शन की ओर देखा, प्लेटो अरस्तु की ओर। वहां पर जो चर्चा थी तर्क की, उस तर्क को, विमर्श को, प्रक्रिया को आगे बढ़ा के उन्होंने विज्ञान की शुरुआत की। लेकिन उस विज्ञान का उपयोग क्या किया? उद्योग में। ठीक, उद्योग कर लिया आपने, अच्छी बात है। अब जब उद्योग बना लिया तो उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके पास बाजार नहीं था, तो रॉ मटेरियल भी कहीं से छीनना है और बाजार भी कहीं बनाना है, और बाजार लोकतांत्रिक नहीं बनाना है, सिक्योर्ड मार्केट रखनी है। तो उन्होंने कंपनियों को छूट दे दिया कि तुम अपनी अपनी सेना बना लो। ईस्ट इंडिया कंपनी उसी तरह की कंपनी थी जो अपनी सेना रखती थी, और जाओ और अनेक भूभागों को कब्जा करो और उनको, उनसे रॉ मटेरियल भी लो और अपने फिनिश प्रोडक्ट को वहां बेचो। इससे एक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का एक नया दौर शुरू हो गया पूरी दुनिया में। तो उन्होंने विज्ञान का उपयोग कहां किया? शोषण, युद्ध में, आर्थिक विषमता में, पूंजी के केंद्रीकरण में। लेकिन अगर भारतीय मूल्यबोध होता तो उस विज्ञान का कैसे प्रयोग होता? जो राजा अश्वपति ने किया था, जो भगवान राम ने किया था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत का मूल्यबोध का व्यक्ति न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन से एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम नहीं बनाएगा। अगर भारतीय मूल्यबोध पूरे विश्व में होता तो वह एटॉमिक रिएक्टर की ओर मुड़ता, न्यूक्लियर बम की ओर नहीं मुड़ता। यह भेद है। हम विज्ञान का उपयोग करते शांति, खुशहाली, समानता और सामर्थ्य के लिए। हम शौर्य के साथ धैर्य को मानते हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धम चाप्य पलायनम। छात्र धर्म की जो परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा कि शौर्य के साथ धैर्य होना जरूरी है। बिना धैर्य के शौर्य नहीं, बिना करुणा के शौर्य नहीं। ये हमारा भारतीय मूल्यबोध है, और बच्चों को शौर्यवान बनाना है, लेकिन करुणा के साथ, बेनिवोलेंस के साथ, कि जहां शौर्य दिखाना हो वहां दिखाओ, लेकिन ऐसा शौर्य मत दिखाओ कि लोगों का शोषण करो। ऐसा नहीं होना चाहिए भारतीय मूल्यबोध। तो ये जो बहुत हमारी जो पाठ्य पुस्तकें होंगी, जब एक बार आप देखेंगे उसको, अभी थोड़ी ही बन पाई हैं, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिशर हैं उनके पास तो जादू की छड़ी है। अक्टूबर में आता है एनसीएफ, और दिसंबर जनवरी में उनकी किताबें मार्केट में आ गई और मुहर लग गई एनसीएफ कंप्लाइंट, और इसके बाद किताबें चल पड़ी। 3200 स्टाफ के साथ एनसीईआरटी एक भी किताब नहीं बना पाया, और 10 स्टाफ के साथ प्राइवेट पब्लिशर सब किताब बना दिए और मार्केट में चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें एनसीएफ को पढ़कर, उसकी कॉम्पिटेंसीज डिजायर्ड को पढ़कर जरा देखो उन प्राइवेट पब्लिशर की किताब को, कहीं बच्चों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। पैसे के साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन कहीं उनके मूल्यबोध को हम आधा अधूरा कचरा तो नहीं बना रहे हैं इन पुस्तकों के नाम पर। क्योंकि जनरली लोग एनसीईआरटी के साथ साथ एक प्राइवेट पब्लिशर की रेफरेंस बुक किसी रूप में रखते हैं। तो उन किताबों के चयन में प्राथमिक चरण में मेरा जो आपसे आग्रह है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आज अचानक सब लोग हमारे बोर्ड से जुड़ जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक मिशन है, एक आंदोलन है। बहुत जल्दी कोई बात नहीं स्वीकारता है, वक्त लगता है।
दयानंद जी को तो विष भी दे दिया गया बदलाव लाने से पहले ही। जिसने भी कुछ किया अच्छी दिशा में काम, उसको त्याग और शहादत तो देनी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबीज होती हैं जो खिलाफ होती हैं। जैसे आजकल देखिए ना, फार्मास्यूटिकल कंपनियां खड़ी हैं स्वामी रामदेव के खिलाफ। तो जिनका ऐसा होगा वो तो खड़े होंगे, लेकिन अभिभावकों को समझा पाना, संचालकों को समझना, प्रिंसिपल को समझना, टीचर्स को समझाना एक बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करूंगा, प्रथम चरण में अगर आप इतनी भी शुरुआत कर लें कि जो मेरी पुस्तकें हैं, थोड़ी विलंब इसलिए हो गई हमें भी कि हमने तो 2 साल से किताब बना रहे थे, क्योंकि हम जो दिए थे प्रस्ताव एनईपी में 60% वही लिख के आया। 60%, कभी मिलान करके देख लीजिएगा, बल्कि 70% भी हो सकता है। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए एक संकल्प प्रस्ताव दिया था हम लोगों ने 2019 में, 2020 की एनईपी पढ़ा हमने, तो माननीय भारत सरकार ने उसको इज्जत दिया और कहा कि बिल्कुल ठीक है, जनरल भी होना चाहिए। भारत सरकार का अभिनंदन करिए, कम से कम उन्होंने इसको स्वीकारा तो। और हम उस पर किताब बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अक्टूबर में जब कुछ थोड़ा और चेंजेज आ गए तो रिमॉडलिंग में हमको भी समय लगा कि हम कोई नुकसान न करें। तो हमने भी बहुत रात दिन लग करके 6ठी तक की किताब नर्सरी से तैयार कर पाया, और लेकिन आते आते वो मार्च हो गया। हम आपके बीच में नहीं आ पाए कहने के लिए, नहीं तो उसी स्टेज पर आपसे अपील किए होते कि प्राइवेट पब्लिशर की बजाय आप एनसीईआरटी के साथ इन किताबों को लगा करके एक बार शिक्षक, प्रिंसिपल, संचालक, अभिभावक देख लें। अगर उन्हें लगता हो कि ये माध्यम से थोड़ा बेहतर होगा, परफेक्शन तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन बेहतर होगा उस दिशा में फिर आप जुड़ेंगे, तो एक बार हमसे अगर आप मिडिल स्टेज तक 8वीं तक एसोसिएट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपका मन बदले कि आईसीएसई छोड़ के इधर आए, सीबीएसई छोड़ के इधर आए, या 3 विद्यालय पहले से चला रहे हैं तो चौथा एक और खोल लीजिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से। ये भी तो कर सकते हैं, अगला प्रयोग ये कर सकते हैं। और दोनों के बच्चों में अंतर देख लीजिएगा, फिर 5 साल बाद फिर अभिभावक को लगेगा कि भाई ये बच्चा जिस मूल्यबोध से पढ़ रहा है इसमें तो कुछ नए परिवर्तन दिख रहे हैं, इसमें तो परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जिस तरह की टूटन है सामाजिक व्यवस्था में, अभी कुछ नवयुवक कह रहे थे एक नया प्लेटफॉर्म है, वेद उपनिषद तो वरिष्ठ लोग सुन रहे हैं और नेटफ्लिक्स जो है युवा देख रहा है। तो संस्कृति को तोड़ने के लिए हमें 16 वर्ष तक की आयु को ही लक्ष्य बनाना होगा, ताकि उन्हें वो डस्टबिन की चीज लगे नेटफ्लिक्स, कि ये तो ऐसी सामग्री है जिधर देखना ही नहीं चाहिए, उधर आकर्षण की बजाय। ये मेधा विकसित करने के लिए हमें बच्चों के अवचेतन को गढ़ना होगा। बाकी और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं कि कम विद्यालय होगा तो परीक्षा कहां होगी, स्वकेंद्र दे देंगे हम। जब तक कम विद्यालय होंगे वहां से हम भेज देंगे आपके पास ऑब्जर्वर, दिल्ली से दूर से भेज देंगे। क्लस्टर हो जाएंगे तो हम ट्रेनिंग भी यहीं दे देंगे, सेंटर बना देंगे अहमदाबाद को, सूरत को, या आसपास राजकोट को, कहीं ट्रेनिंग दे देंगे उनको, शिक्षकों को। कि बिना शिक्षकों के प्रशिक्षण के हमारी पुस्तकों को शिक्षक नहीं पढ़ा पाएंगे। आप देखिएगा, क्योंकि हमने जो साइंस की किताब बनाई है, एक अंतिम बात कह के अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, कि कुछ लोगों को भ्रम होता है कि इसमें पुरोहितवाद तो नहीं पढ़ा दिया जाएगा। हमारे पास बड़े अजीब अजीब प्रश्न लेके लोग आते हैं, कहते हैं साहब ऐसा तो नहीं कि इसमें सबको हम आप लोग से संस्कृत पढ़ा के इसे पुजारी बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं सबको आप लोग स्वामी परमार देवगी जी की तरह सन्यासी बना देंगे हमारे बच्चों को। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं सबको आर्य समाजी बनाने का अभियान है। इस तरह के वाहियात तर्क जो बोर्ड के सिलेबस को देखे नहीं है, जिन्होंने जाना नहीं है कि स्वामी रामदेव का खुद का मूल्यबोध भी भारत के सभी विश्वास पद्धतियों के मध्य
संश्लेषण करने का है, जोड़ने का है, उनके कॉमन जो इसेंस है उसको पकड़ने का है, जिससे पूरे देश को खड़ा किया जा सके एक साथ। तो वो चीजें निर्मूल करने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि जो लोग आईआईटी में आपके घर परिवार के जो लोग होंगे उनसे पूछेगा कि प्रोफेसर एससी वर्मा को जानते हैं कि नहीं, फिजिक्स वाले जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखा है किताब। शायद ही कोई आईआईटी में प्रवेश पाया होगा विगत 25 सालों में जिसने प्रोफेसर वर्मा की किताब बिना पढ़े हो गया हो, शायद ही कोई एक आध होगा ऐसा। वही एससी वर्मा साहब को पद्मश्री हैं वो भारत सरकार से स्कूल एजुकेशन में। हमने अपनी साइंस की किताबों को बनाने की कमेटी का अध्यक्ष वर्मा जी को बनाया है। 9 प्रोफेसर्स आईआईटी के हमारे साइंस कमेटी में हैं, आईटी मुंबई, आईटी खड़गपुर, आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, स्कूल एजुकेशन के अलावा। और सोशल साइंसेज में जिस जेएनयू की सबसे बड़ी आलोचना होती है कि वहां तो साम्यवाद है, हमने उन्हीं जेएनयू के ही 11 प्रोफेसर के माध्यम से सोशल साइंस की किताब बनवा रहा हूं और अपनी दृष्टि से बनवा रहा हूं, ताकि कम्युनिस्टों को कहने का मौका भी ना मिले कि आप पता नहीं किसको पकड़ के लिखवा लिए हो। मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे ही स्वर्ण मंदिर से उठा के लाया हूं और उन्हीं से बनवा रहा हूं, किसी बाहर से नहीं लाया हूं और प्रामाणिक तथ्य के साथ ला रहा हूं। तो ये हम ध्यान पूरा रख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो आसुरी शक्तियां होती हैं उनके पास गदा, वज्र, माया बहुत कुछ होती है। तो उसको निस्तेज करने के लिए तो हमें सत्यशील जो रथ, धर्मरथ की बात करते हैं रामचरितमानस में भगवान राम विभीषण को, उस धर्मरथ के साथ चलना होगा, शनैः शनैः चलना होगा, प्रामाणिक रखना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई अंगुली ना उठे। तो ये भी हमने ध्यान रखा है। मैथमेटिक्स में भी हमने प्रख्यात विद्वानों को ही रखा है। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राम सुब्रमण्यम आईटी मुंबई जो विदेशों तक मैथमेटिक्स में जाते हैं, प्रोफेसर महेश शर्मा जो न्यूयॉर्क मैथमेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। और सभी धर्म विश्वासों, पंथों को मैं कहूंगा, धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है, सभी जो शाखाएं हैं हमारे सनातन धर्म की, सभी के शीर्ष महापुरुष भी हमारे साथ। पूज्य स्वामी जी का तो, रामदेव जी का तो बोर्ड की संकल्पना ही है। पूज्य मुरारी बापू जी हमारे बोर्ड के संरक्षक हैं। पूज्य स्वामी गोविंद गिरी महाराज जी भी हमारे संरक्षक हैं। पद्म विभूषण विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य पद्धति के सबसे बड़े आचार्य चिन्ना जीयर स्वामी भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। नाथ संप्रदाय के स्वयं आईआईटी के विद्यार्थी रहे स्वामी निर्मलानंद नाथ जी भी हमारे मेंबर हैं। लिंगायत दर्शन जो एक प्रमुख साउथ का दर्शन है बसवन्ना का, उसके लिंगायत के प्रमुख श्री श्री सिद्धालिंगा स्वामी भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। तो हमने एक और मॉडर्न साइंस के भी रत्नों को रखा है और दूसरी ओर हमारी शास्त्र परंपरा के लोगों को भी रखा है, और संस्कृत को पहली से 12वीं कक्षा तक अनिवार्य रखा है। उसके पीछे कारण यह है कि भारत की ज्ञान परंपरा को कोई छात्र अगर स्वयं अध्ययन करना चाहेगा तो उसे संस्कृत की कुशलता तो होनी ही चाहिए। यह मैं खुद महसूस कर चुका हूं। विगत 20 वर्षों से नौकरी के दौरान भी मैंने वेदों के भाष्य, षड्दर्शन, अनेक उपनिषद, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, पुराणों को अध्ययन करने को जो विचार बनाया और प्रतिदिन सेवा करते हुए भी 2-3 घंटे पढ़ना प्रारंभ किया, तो एक संस्कृत भाषा के अर्थान्वित करने की उचित सामर्थ्य न होना एक प्रतिरोध के रूप में खड़ा हो रहा था। और ये अनर्थ बहुत सारे भाष्यकारों ने किया है वेदों का, जिनको संस्कृत के शब्द का सही अर्थान्विति करने का, निरुक्त के अनुसार उसको समझने का बोध नहीं है,
वो वेदों के मंत्रों की उलूल जुलूल व्याख्या करते आए हैं और उसके आधार पर हम भी अपना दृष्टिकोण बनाते आए हैं। संस्कृत जानने वाला जो बच्चा होगा वो स्वाभाविक रूप से वह मौलिक मीमांसा व्याख्या करने में समर्थ होगा और भारत की ज्ञान परंपरा को स्वाभाविक रूप से वो शोध कर सकेगा। एक बात और, लोग कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ करके अर्थशास्त्र में क्या मतलब है हमारा। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं मनोज भाई, आपके मन में आएगा कि बच्चों को हम ज्ञान परंपरा पढ़ा भी दें तो इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में इसकी क्या जरूरत है। इकोनॉमिक वर्ल्ड में तो टेक्नोलॉजी की सिर्फ जरूरत है, उसको यूज करो, बढ़िया सिरेमिक्स बनाओ और पूरी दुनिया में बेचो, क्या जरूरत है इसकी। एक भाव आ सकता है, आता भी होगा बहुत सारे अभिभावकों को। एक आज के दौर में आपने सुना होगा कि नीम का पेटेंट किसने करा लिया, अमेरिका की कंपनी ने, जबकि भारत अगर उसको पेटेंट कराता तो अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनी उसकी खड़ी हो जाती, जबकि है हमारी ज्ञान परंपरा, लेकिन हम शोध नहीं किए, पेटेंट नहीं कराए। कैलिफोर्निया की एक कंपनी खड़ी होती है और वो कहती है हल्दी पेटेंट कर दो हमें। खैर अब भारत सरकार जगी, CSIR ने उसका विरोध किया तो पेटेंट नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी भारत का कोई वैज्ञानिक अगर ज्ञान परंपरा ठीक से जानता तो उसको पेटेंट करा लिया होता। अरहर, अरहर की दाल आप लोग भी तो खाते होंगे ना, गुजरात में भी नहीं है। उसका अब शोध किया वर्जीनिया के एक यूनिवर्सिटी ने, उसने कहा अरहर रेगुलर खाने से डायबिटिक कम होता है। अब उसने कहा मुझे पेटेंट कर दो। वहां भी जब एप्लीकेशन गई फिर से CSIR ने विरोध किया, वो भी लटक गया। ऐसे चरक संहिता में ही कम से कम 1150 औषधियों की चर्चा है। 1150 औषधियों का ही अगर वैलिडेशन साइंटिफिक करके हम पेटेंट करा लेते तो 1150 कॉर्पोरेट कंपनी भारत में खड़ी हो सकती थी। ज्ञान परंपरा का इकोनॉमिक वर्ल्ड में भी औचित्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो संस्कृत का श्लोक पढ़ने तक सीमित है। और संस्कृत के वांग में सिर्फ पुरोहितत्व और आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति के साधन के रूप में नहीं है, उसमें खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मैथमेटिक्स, सब कुछ समाहित है। जब आप संस्कृत के साहित्य को ठीक से पढ़ेंगे तब उसका बोध हो।